सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप सबों को पाठ 18 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं बताऊंगी वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसके 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब मैं उदाहरण द्वारा आप सबों को बता रही हूँ। हमारा देश महान है। ठीक है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या होता है? उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय। तो हमारा देश महान है, इसमें उद्देश्य क्या है? हमारा देश। और विधेय क्या है? महान है। ठीक है, ध्यान रखना है। पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती है। तो ज्ञानवर्धक जो होती है तो क्या होती है? पुस्तकें। तो पुस्तकें यहाँ पे क्या है? उद्देश्य। और ज्ञानवर्धक क्या है? विधेय। फरहान अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है। तो अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है। कौन करता है? फरहान। तो फरहान क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है। और अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है वह विधेय है। इसी प्रकार से बच्चों आपको वाक्य में पहचान करनी होगी। उद्देश्य और विधेय को किस प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। और वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, आप दूसरे वाक्य को भी देख लीजिए किस प्रकार से आपको वाक्य में समझ में आता है कि जोहना मन लगाकर पढ़ती है। कौन पढ़ती है? तो जोहना। तो जोहना क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। और विधेय क्या है? मन लगाकर पढ़ती है। तो ऐसे आप सबों को सरल शब्दों में समझना है। वाक्य के कितने प्रकार है? वाक्य का जो वर्गीकरण है वह 2 आधारों पर किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ध्यान रखना है, वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थ के दृष्टिकोण से और रचना के दृष्टिकोण से। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और आप लोगों को अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद को पढ़ना है। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधान, निषेध, प्रश्न, इच्छा, संदेह, आज्ञा, संकेत और विस्मयादि। अब बच्चों आप सबों को एक एक करके समझना होगा कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य को किस प्रकार से समझेंगे। तो आप सबों को पहले इसका परिभाषा बताएंगे, फिर उसे हम किस प्रकार से समझेंगे वह बताएंगे।
तो सबसे पहले आप सबों ने जाना कि वाक्य के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सबसे पहले आप सबों ने क्या जाना कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? इसके कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? 2 अंक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। और वाक्य के कितने प्रकार है? तो 2। कौन कौन से? वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर। कौन कौन से? अर्थ के दृष्टिकोण से और रचना के दृष्टिकोण से। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। बच्चों, इस प्रकार से आप सबों को अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों के बारे में जानना है। कितने भेद होते हैं? तो 8। कौन कौन से? विधान, निषेध, प्रश्न, इच्छा, संदेह, आज्ञा, संकेत और विस्मयादिवाचक वाक्य। अब मैं एक एक करके आप सबों को बता रही हूँ। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के सामान्य रूप से करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के सामान्य रूप से करने या होने का बोध हो। हमें पता है, हम विद्यालय जाते हैं, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो भी दिख रहा है। हम विद्यालय जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, तो मुझे पता है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के समान रूप से करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, ध्यान देना है। निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने या ना करने अथवा किसी विषय के अभाव का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध भी लिखा रहता है और कहीं नकारात्मक वाक्य भी लिखा रहता है, तो आपको दोनों में बिल्कुल घबराना नहीं है। दोनों एक ही है। जहाँ पे ना लगा हो, जिस वाक्य में नहीं, जैसे मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अर्थात ये नकारात्मक है यहाँ पे, तो निषेधवाचक वाक्य हुआ। फूलों को मत तोड़ो, अर्थात वहां पे आप मना कर रहे हैं, मत तोड़ना है, तो यह कौन सा वाक्य है? यह निषेधवाचक वाक्य है। पुलिस ने आतंकवादी को नहीं पकड़ा, तो कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य है। ना सैम मानेगा ना अर्शदीप। अर्थात इस तरह के वाक्य में जहाँ पे नहीं, मत, नहीं या ना लगा हो तो वह नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य को किस प्रकार से जानेंगे? वाक्य के उदाहरण के द्वारा मैं आप सबों को बता रही हूँ। ध्यानपूर्वक अपने चैप्टर को भी देखिए। पाठ पेज नंबर देखिए 127 में। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है, अर्थात जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगी हो, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। आपके पिताजी यानी कि आपको आंसर चाहिए, तो आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो आप प्रश्न कर रहे हैं किसी और से, तो आपको पता नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं कि बाजार जा रहे हैं, कि घर जा रहे हैं, कि विद्यालय जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यह कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कल विद्यालय किस लिए जाओगे? तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यह कौन सा प्रश्न हुआ? कौन सा वाक्य हुआ? तो प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, इसी प्रकार से इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद आदि के भाव का बोध हो
उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम शतायु हो, आयुष्मान भव, प्रेम स्नेह की भावना संपूर्ण विश्व में फैले, काश मेरे पास कार होती, यानी कि इसमें अपनी इच्छा की बात है। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव का बोध हो। अगर हमारी इच्छा हुई तो हम किसी को आशीर्वाद दे दिए, किसी के बारे में अच्छा सोच लिए, तो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसे कौन सी वाक्य कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य, यानी कि वक्ता को अपनी अंदर से इच्छा जो भी हो वह, जैसे आयुष्मान भव, किसी को आप आशीर्वाद देते तो अपने मन से देते हैं, यह आपकी इच्छा हुई। ठीक है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से संदेहवाचक वाक्य, संदेह में क्या होता है? जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक पहुंच चुका होगा, शायद शाम तक वर्षा हो जाए, यानी कि यह हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, संदेह हो रही है, वह कोई मेरे घर से गए हुए हैं, अब उसके बारे में मेरे पास कॉल नहीं आया, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ? अनुमान लगा रही हूँ कि अब तक वो पहुंच गया होगा, अनुमान लगा रही हूँ कि समय हो गई, वो पहुंच गया होगा। तो वो कौन सी वाक्य हुआ? संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप घर जा सकते हैं, सब छात्र कल व्याकरण की पुस्तक लेकर आएंगे। इसमें क्या है? आज्ञा है, सब छात्र कल व्याकरण की पुस्तक लेकर आएंगे। अब आप जा सकते हैं, यानी कि आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध, विनती या उपदेश जो भी हो ऐसे देने को क्या कहेंगे हम लोग? कौन सा वाक्य? तो आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा? आज्ञावाचक। इस प्रकार से बच्चों आप सबों को जानना है कि आज्ञावाचक वाक्य में, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों अब मैं आप सबों को बता रही हूँ संकेतवाचक वाक्य को किस प्रकार से पहचानते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्या होता है? जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात यह ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। इसी प्रकार से विस्मयादि वाचक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पिछली कक्षा में आप सबों ने जाना है विस्मयादि वाचक वाक्य के प्रश्न चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं। जैसे अरे, वाह, छी छी, आहा, ये सब क्या है? इसके चिन्ह है, वाक्य से पहले लगते हैं। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, भय, घृणा अर्थात अरे आप कब आए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी बदबू आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य को पहचानने में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि यह विस्मयादि वाचक वाक्य है। और यह जो विस्मयादि वाचक वाक्य में जो लगते हैं उसे वाक्य से पहले लगाई जाती है। जैसे छी छी, वाह, अरे, ओहो, यह सब क्या है? यह विस्मयादि बोधक चिन्ह के विस्मयादि वाचक वाक्य की पहचान है। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, भय, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं।
तो बच्चों, आप सबों ने जाना वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले आप सबों ने जाना है वाक्य की परिभाषा। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे महिमा बाजार जा रही है, राघव पढ़ रहा है। इसी प्रकार से आप सबों ने यह भी जाना वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सबों को पाठ 20 विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकने के लिए चिन्ह। हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को अपने भाव समझाने के लिए कहीं थोड़ी देर के लिए तो कहीं कुछ ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है। अपने भाव भलीभांति समझाने के लिए मौखिक भाषा में बोलकर अलग अलग शब्दों पर बल दिया जाता है, लेकिन लिखित भाषा में इस बल पर उतार चढ़ाव, गति, विराम, ठहराव आदि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है रुकने के लिए चिन्ह। तो भाषा को पढ़ते या लिखते समय भावों की अच्छी तरह समझाने के लिए या विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा को लिखते समय, बोलते समय अपने भावों को समझाने के लिए जिन संकेत बिंदु का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं। आप अपनी पेज नंबर 136 निकाल लीजिए और यहाँ पे जितने भी विराम चिन्ह लिखे गए हैं यह हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह हैं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। इसे ही हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के नाम से ज्ञात यानी जाना जाता है। जब भी हम अपने वाक्य को जिस अनुसार छोड़ते हैं उसी अनुसार यह चिन्ह लगाई जाती है। जैसे एक पूर्ण वाक्य होता है तो उसमें पूर्ण विराम लगाई जाती है। अल्प वाक्य में अल्प विराम, अर्ध विराम जहाँ पे कोमा लगता है, प्रश्नवाचक में जहाँ पे वाक्य खत्म होकर के प्रश्नात्मक प्रश्न होता है, विस्मयादि बोधक यानी वाक्य में शुरू होने से पहले, योजक चिन्ह यानी दो वाक्यों को, दो शब्दों के बीच में लगाई जाती है। तो पूर्ण विराम जो है अपने वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, यह एक पूर्ण वाक्य है और वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम का चिन्ह। सारे बच्चे समझने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक देखें ताकि आपको चिन्ह भी समझ में आए कि यह कौन सा चिन्ह है। अल्प विराम में यानी कि अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है। जैसे किसी भी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है, अब यहाँ पे अल्प विराम देंगे। वे जानते हैं कि वे कितने सीधे साधे थे, यानी कि दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है तो शुरू होने से पहले वाक्य के अंत में अल्प विराम देंगे, क्योंकि यह वाक्य का अभी अंत नहीं हुआ है, यह कंटिन्यू है, तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह देंगे। विभिन्न शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास श्री वेंकटरामन के प्रिय विषय थे। तारीख को सन या संवत को अलग करने के लिए, जैसे 26 जनवरी 1989 या 14 वैशाख संवत 2045। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कौन सा चिन्ह देंगे? अल्प विराम। कौन सा चिन्ह देंगे? अल्प विराम का, यानी कि तारीख लिखने में, संवत लिखते समय। संबोधन अथवा हाँ नहीं के बाद, जैसे मंजूर कहाँ थे तुम, तो वहां पे अल्प विराम देने के बाद फिर वाक्य में पूर्ण विराम। नहीं, मुझे नहीं जाना, तो नहीं के बाद क्या हो जाएगा? अल्प विराम, और उसके बाद वाक्य को कंटिन्यू करना है।
अगले अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह आप लोग देख लीजिए पहले पुस्तक में पेज नंबर 137 में देखिए अल्प विराम का चिन्ह। सभी चिन्ह को नाम से जानना होगा, ठीक है। आप लोग सारे चिन्ह को देखिए और ध्यान पूर्वक इसको याद रखिए, ठीक है। जहां पर एक वाक्य या वाक्यांश दूसरे के साथ दूर का संबंध प्रकट करते हुए अधिक ठहरने की आवश्यकता अनुभव करे, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगस्त 1996 को मूसलाधार वर्षा हुई, कई मकान गिर गए, सारे बाजार पानी से भर गए। इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह को पहचानते हैं। अर्धविराम, जब भी वाक्य मैंने अपनी कॉपी किताबें खोली, यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगेंगे। पेन पेंसिल इकट्ठे किए और गृह कार्य करने बैठ गया, तो अर्धविराम कहाँ पे लगी? जहाँ पे वाक्य को पढ़ते समय या लिखते समय, बोलते समय हम रुके, ठीक है, उस वहां पे अर्धविराम चिन्ह लगाई जाती है। प्रश्नवाचक चिन्ह में जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है और कब, क्या, कौन, कहाँ, किसका, किसने, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वहां क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब आप कब आएंगे, तो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है? जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अर्थात जब हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों के आगे में जो चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाव कितना सुंदर है, आहा हम जीत गए, हाय उसका पुत्र मारा गया, छी कितनी बदबू आ रही है, तो हम लोग जब वाक्य को, इस प्रकार के वाक्य को जब बोलते हैं तो वहां पे कौन सा चिन्ह देते हैं? पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके वाक्य की शुरुआत की जाती है, यानी कि पहले यह सब शब्द लगाएंगे। उसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में क्या होता है? दो पुनरुक्त शब्दों को युग्म शब्दों के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रात दिन, आना जाना, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, दाल रोटी, तो यह सब शब्द के बीच में जो योजक चिन्ह लगाई जाती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जो बीच में जो चिन्ह लगाई जाती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। सास ऐसी आदि तुलनात्मक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगते हैं। जैसे बर्फ सा ठंडा, कोयले सा काला, तो ऐसे चिन्ह के बीच में भी योजक चिन्ह लगाई जाती है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? कोष्टक बंद करके हम जो उद्धरण चिन्ह, जैसे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं फिर बंद करते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, किसी का उपनाम उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण को हम लिखते समय कौन सा देंगे चिन्ह? तो उद्धरण चिन्ह। कौन सा? एक वाला। तो जो आप ऊपर में देखिए कि उद्धरण चिन्ह का किस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको भी देना है। गोपाल दास नीरज अच्छे कवि हैं, तो गोपाल दास भी है, नीरज भी है, तो नीरज में क्या हो जाएगा? कोमा आ जाएगा, अच्छे कवि है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा भी करो। जैसे दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा भी करो, तो यहाँ पे जब दादी कह रही है तो पहले यहाँ पे कौन सा अल्पविराम चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद कौन सा चिन्ह होगा? तो जो डबल वाले, यानी कि जो उद्धरण चिन्ह के साथ इखरे यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाई जाती है, यानी दो, ठीक है, ऐसे करके लगा करके इसको बंद करना। पेज नंबर 138 में आप लोग अच्छे से देखिए। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में संवाद के नाम के बाद अथवा किसी के कथन से पहले इसका प्रयोग प्रकार से निर्देशक चिन्ह को पहचानते हैं। यानी कि तुम्हें तो घूमने जाना था, तुम्हें तो, कुशल में क्या होता है? एक कुशल होता है, संवाद के नाम के बाद अथवा किसी के कथन से पहले यह लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह।
कोष्टक चिन्ह में क्या होता है? कोष्ठ बंद करके किसी पद को समझाने अथवा स्पष्ट करने के लिए, जैसे सिन्हा साहब पाटलिपुत्र यानी पटना में रहते हैं। पाटलिपुत्र नहीं समझ में आता है तो पटना सभी लोग जानते हैं, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं ताकि सभी को समझ में आ सके यह पाटलिपुत्र किसका नाम है। एकांकी अथवा नाटक में रंगमंचीय संकेतों को समझाने के लिए, जैसे धीरे धीरे पर्दा उठता है, मंच पर दो लोग खड़े नजर आते हैं। तो जैसे धीरे धीरे पर्दा उठता है, इसको क्या किए? ब्रैकेट में बंद कर दिए और मंच पर दो लोग खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे हम लोग कोष्टक